दोस्तों नमस्कार। सीरीज 8वां, यानी इस बुक का सीरीज है 8वां। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, जीके, जीएस और वैसा प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह कहा गया है। एनसीईआरटी बुक है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी बुक पर आधारित बुक है और ये क्लास 6 से 12 तक। सब्जेक्ट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग बात करेंगे इतिहास का। इतिहास में भी ध्यान रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से, और इससे पहले एक वीडियो आप तक पहुँचा मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये सेकंड वीडियो। ठीक है, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न को डिस्क्राइब किया गया है अच्छी तरह से। आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, आपके मुताबिक लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कल जहाँ पे छोड़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का स्टार्टिंग पॉइंट है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? एकदम सटीक आंसर देंगे। तो राजधानी थी, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो राजधानियाँ हैं, लाहौर और अमृतसर दोनों हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर लाहौर होगा। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, लाहौर राजनीतिक राजधानी, ठीक है, और अमृतसर धार्मिक राजधानी। ठीक है, रंजीत सिंह का दो राजधानियाँ हैं, ठीक है, एक लाहौर एक अमृतसर, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका लाहौर। ठीक है, देखें, ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और उससे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, मकरान, काबुल, श्रीनगर। ध्यान रखेंगे श्रीनगर। ठीक है, ना दिल्ली था, ना मकरान था, ना काबुल था, जो सम्मिलित था वो श्रीनगर। तो आप देखेंगे रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में 1780-1739 के बीच में, 1839 के बीच में सिखों के सकुरचकिया मिश्र संबंधित थे। इन्होंने 1801 से 1839 तक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया। रंजीत सिंह विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र था: लाहौर, अमृतसर, अटक, पेशावर, मुल्तान, बरिद्वार और श्रीनगर एवं कश्मीर। ठीक है, यानी लाहौर, अमृतसर, अटक, मुल्तान, बरिद्वार, पेशावर, श्रीनगर और कश्मीर, ये रंजीत सिंह के कब्जे में इन सब जगह था। ठीक है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन है? सिख राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह या दिलीप सिंह। आंसर दिलीप सिंह। ध्यान रखेंगे, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह शासक बनते हैं, फिर नौनिहाल सिंह बनते हैं, फिर अंतिम शासक दिलीप सिंह बनते हैं। ठीक है, वो जगह में दलीप लिखा रहता है, यहाँ पर दिलीप लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी महारानी झिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। यानी दिलीप सिंह उस समय 5 वर्ष का था जब ये राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसकी संरक्षण के तौर पर, संरक्षा के तौर पर इनकी माँ झिंदन कौर है। इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी में कहाँ पे होती? पेरिस में हुआ, और उन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि जब डलहौजी ने सिख साम्राज्य को अपने यहाँ पर मिला लिया गया था हड़प नीति के तहत में, ठीक है, पंजाब को मिला लिया गया, तो दिलीप सिंह को यहाँ से लंदन भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और
उसे कुछ पेंशन देकर लंदन भेज दिया। लंदन जाने के बाद आगे चलकर पढ़ लिख कर इनका इनके मन में धर्म परिवर्तन का क्या बोलते हैं, एक मन आया। धर्म परिवर्तन किया और ईसाई धर्म अपना लिए और ये 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में फ्रांस में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ध्यान रखें दोस्तों, अमृतसर संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मैडकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के मध्य हुआ। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख और ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखी गई तो सतलज के पूर्व में स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। सतलज नदी अगर बह रही है तो इसके इधर दक्षिण में अंग्रेज, ठीक है, और उत्तर जाएंगे तो सिखों का राज्य था। तो सतलज नदी को सिख और अंग्रेजों के बीच का सीमांकन किया गया। उसके उत्तर में सिख राज्य और सतलज नदी के दक्षिण में आपका ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो ध्यान रखेंगे राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान है कौन? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबियन क्लब के सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की। ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता का वृक्ष, जैकोबियन क्लब और विदेशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध। पूछा हुआ क्वेश्चन है कितनी बार। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में की? तो ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान के साथ में किया था। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होगा, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, जिसमें से पहला आपका ध्यान रखेंगे मद्रास की संधि होगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो संधि होगा, तो पहला मद्रास की संधि, सेकंड संधि मंगलोर की संधि, ध्यान रखेंगे, और तीसरा संधि होगा जो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 ईस्वी को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 की परिणाम थी, जिसमें अंग्रेजों, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुडप्पा तथा गंडी कोटा के दुर्ग तथा कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा अंग्रेजों को मलाबार तट के क्षेत्र एवं बड़ा महल व डिंडीगुल जिले प्राप्त हुआ। साथ ही कुर्ग के राजा मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसका तत्काल भुगतान न कर पाने के कारण उनके 2 पुत्रों को युद्धबंदी बना लिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। ध्यान रखें चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के साथ ही मैसूर स्वतंत्रता के इतिहास में गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीत कर भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आपको पता है। क्वेश्चन है, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ पर विचार कीजिए। ठीक है। 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुई। ठीक है। पहला है, ठीक है, पहला कथन दे रखा हुआ है।
इसके बाद दूसरा कथन आपके पास है, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है। ये तीन कथन दे रखा हुआ है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये तीनों का तीनों कथन आपका सही है। ठीक है। इसमें कोई ऐसा कथन नहीं है जो गलत है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सही। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बने रहे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ठीक है। ये कथन किसका है? ध्यान रखेंगे, ये कथन महाराजा रणजीत सिंह का है, क्योंकि उनका एक आँख ठीक नहीं था, एक आँख से अंधे थे। ठीक है, इसलिए ये बातें कहा गया था। तो देखिए क्या कहता है, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। चेचक रोग स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाईं आँख की रोशनी चली गई थी। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक सकुरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। ध्यान रखें दोस्तों, सकुरचकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसे सुमेलित कीजिए। जो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ये बात सही है। ठीक है। इसके बाद कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा कहता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, ये भी सही है। सो तीसरा। और चौथा आपके पास है 1798 नहीं, 1799। ठीक है। अब ये तीनों को ध्यान रखेंगे, ये तीन आपके पास है, ये तीनों के बारे में एक चीज बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों का अलग अलग संधि के साथ में युद्ध समाप्त हुई है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मद्रास की संधि के साथ में समाप्त होगी, दूसरा मंगलोर की संधि के साथ में समाप्त होगी और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त होगी। लेकिन आपका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि इसका जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कि कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि, ध्यान रखेंगे, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? वेरेलस्ट थे। एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। सेकंड बात है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 तक चला। इस युद्ध में यह युद्ध मार्च 1784 में समाप्त हुई, मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुई। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 टू 92 में तक चला। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हुई। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बात और ध्यान रखिए, 1782 में टीपू सुल्तान को चोट लगता पोर्टोनोवा के युद्ध में। ठीक है। और उसके बाद उनकी मृत्यु होता 1782 में ही। इस 1782 से 83-84 जो युद्ध चला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको आगे संचालित करेंगे टीपू सुल्तान। ध्यान रखेंगे 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में टीपू सुल्तान जख्मी होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। यह एक निर्णायक युद्ध था, जब टीपू सुल्तान की हार हुई और इसी के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें कौन शामिल है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है निजाम और मराठा का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज साथ में निजाम और मराठा अपने स्वार्थ के लिए मैसूर के विरुद्ध त्रिगुट संबंध बनाता है, लेकिन ये त्रिगुट संबंध बनाने में हैदर अली ने कभी कामयाब होने नहीं दिया अंग्रेज़ों को। ठीक है, हैदर अली ने कहा कि खासकर निजाम और मराठा को कि आप मुझे साथ मत दीजिए, ये बात मंजूर है, लेकिन आप अंग्रेज़ को भी साथ मत दीजिए। लेकिन टीपू सुल्तान के हैदर अली के मरने के बाद होता यूँ है, टीपू सुल्तान इन दोनों के साथ में संबंध अच्छा नहीं बना पाते हैं। इस वजह से निजाम और मराठा अंग्रेज़ों को साथ दे देता है, जिससे मैसूर अकेला पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज़ों ने निजाम और मराठा के साथ में त्रिदलीय संबंध स्थापित किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल हुआ। कॉर्नवालिस ने 1790 में मराठों के साथ मतलब 4 जुलाई 1790 में निजाम के साथ मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के वादा किया। इस संधि को त्रिगुट संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान हारता है और जब उनको युद्ध की हर्जाना भी देना पड़ता है, युद्ध हर्जाना देने की वजह से उनका दो बेटा को लेकर साथ में चला जाता है, तो उस समय कॉर्नवालिस जो गवर्नर थे उसने एक बड़ा एक अच्छा बात बोला था। ठीक है, या उनके तरीके से अच्छा बात था। ठीक है, भारतीय राजनेताओं की तरफ से अच्छा बात नहीं था, राजनीति की तरफ अच्छा बात नहीं था। उसने कहा था कि हम अपने दुश्मन को हराया, मार दिए या उनको परास्त किए, लेकिन अपने दोस्त को भी हम मजबूत होने नहीं दिए। ठीक है, तो उनका दुश्मन कौन है? मैसूर है। दोस्त कौन है? निजाम और मराठा है। मैसूर को तो हराया, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बात सच है कि उसने मराठा और निजाम को ताकतवर बनने नहीं दिया। ठीक है, अपने दोस्तों को बिना ताकतवर बने हुए अपने दुश्मन को हरा दिया। ठीक है, देखिए ये अंग्रेज की चाल थी। इस चाल में भारतीय राजनेता या राजनीति करने वाले लोग जो भी देशी रियासत थे वो सब का सब फंसे। ठीक है, अगर चाहता एकजुट होकर अगर निजाम, मराठा और मैसूर एकजुट रहता तो कभी मजाल नहीं था कि अंग्रेज सफल हो पाता। अंग्रेज कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की कि मराठा को भी एक संधि तहत में बांध दिया, निजाम को भी संधि तहत में बांध दिया गया और दोनों को कहा कि आप हमको सैन्य सहायता कीजिए। एक समय ऐसा भी आया कि मराठा को कोई पीट रहा था तो अंग्रेज से साथ मांगा तो अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। इस चीज़ को भारतीय राजनेता को समझ नहीं आता था उस समय। ठीक है, और अंग्रेज का एकमात्र चाल थी फूट डालो और राज करो। ठीक है, और भारतीय जो राजनेता थे वो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही व्यक्ति को मारते थे और अंग्रेज का फायदा उठा रहा था। ठीक है, चलिए क्या कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की। तो मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टन है। ठीक है, ये थे जो कि टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि की। ध्यान रखेंगे ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था मंगलोर की संधि। देखिए यहाँ पर लिखा भी है टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टन ने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुई। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप एक वृक्ष लगवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहाँ पर की थी? लाहौर में। अब ये है क्या, नीचे देखिए। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह को विभिन्न सिख गुटों का एक समृद्ध साम्राज्य में एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आसपास के राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिख साम्राज्य 1799 से 1849 तक अस्तित्व में रहा। रणजीत सिंह के साम्राज्य के प्रमुख शहर लाहौर, अमृतसर, मुल्तान,
पेशावर, जम्मू कश्मीर, रावलपिंडी, सियालकोट थे, उन्हें 12 अप्रैल 1801 को पंजाब महाराजा घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक में निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आपके पास ऑप्शन है नंदराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज। ठीक है, तो किसने? हैदर अली ने। ठीक है, 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर अधिकार कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। यहीं पर इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और तथा पुरसिन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? ध्यान रखेंगे कहाँ पर? सरधना में। ठीक है, तो बेगम समरू, ध्यान रखेंगे 1750 1836 का मूल नाम फरजाना जेब उन निसा। ठीक है, मूल नाम ये है फरजाना जेब उन निसा थे। एक यूरोपीय सैनिक वॉल्टर रेनहार्ट सोम्ब्रे, ठीक है, की पत्नी थी। पति के मृत्यु के बाद सरधना की जागीर पर उनका अधिकार हो गया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और जेआन नोबिलिस सोब्रे, ठीक है, सोम्ब्रे बन गई और सरधना में एक चर्च का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व? आंसर होगा राजा चैत सिंह। ठीक है, तो बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह 1881 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो आंसर है शाह शुजा से। हुआ यूँ था, 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद की शक्तिशाली बरकतजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो ये कोहिनूर हीरा ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो लेके चले गए थे, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों को ईरान लेके चला गया था दिल्ली से लूटकर, और वही हीरा फिर से अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा द्वारा रंजीत सिंह को भेंट करता है। रंजीत सिंह के बाद रंजीत सिंह के पास ही वो हीरा रहता है, लेकिन जो ही पंजाब राज्य को अंग्रेज शक करता है, हैक करता है, ठीक है, करने के बाद दिलीप सिंह को भेज देता है पढ़ने के लिए लंदन, और उसी दिलीप सिंह से वो हीरा डलहौजी ले लेते हैं। और डलहौजी क्या करते हैं, अपने को उच्च साबित करने के लिए, महान साबित करने के लिए वो हीरा अपने महारानी या राजा के पास लंदन भेज देता है। ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, अब ये आपको तय करना है कि ये बातें सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ठीक है, ये भी आपको तय करना है। और तीसरा बातें हैं पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है, ये तीन बातें हैं। ठीक है, और तीनों बातों को आपको याद करना है। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है,
पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 14 जनवरी 1761 को। और किन के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत की युद्ध होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, दूसरे तो इस प्रकार ये कटा। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु ने तीसरा में नहीं चौथा में हुआ था 1799 में। ठीक है, तो ये भी कटा। और बचा आपके प्लासी का युद्ध, तो ये आपको पता है प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून, ठीक है 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी का युद्ध। तो इस दिन ये युद्ध सिराजुद्दौला की पराजय है, बात सही है। और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर थे और मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ में षड्यंत्र किया था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर है केवल बी। ठीक है, केवल बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। 1790 टू 92 में हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, ना कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ भी थे, राय दुर्लभ भी थे और अमीन चंद भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। ठीक है, तो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था, ये वाली बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। वो आंसर होगा सर आयर कोट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ये कब 1782 में हुआ था। और इसी युद्ध में हैदर अली को चोट लगता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखेंगे 1781 या 81 दे रखा हुआ यहाँ पर, लेकिन 81 नहीं 82 होना चाहिए। ठीक है, खैर इनको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेजी जनरल सर आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा का युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पोर्टोनोवा का युद्ध 1782 जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर क्यों है 1781 दिया हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए इसमें कुछ एक्ट है, कानून है, उनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनको छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि इसको छोटा नहीं करेंगे तो फिर पूरा समय आएगा नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उस समय गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण प्रारंभ हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के समय में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीनी के साथ व्यापार रहा, उसको छोड़कर बाद सारे का सारे समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, जिसे भारत का बाद में उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार अधिनियम 1858 लॉर्ड कैनिंग भारत पर ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन का आरंभ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग गवर्नर की परिषद में भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लैंसडाउन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ। मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ।
साइमन कमीशन 1927, लॉर्ड इरविन 1919 के अधिनियम की समीक्षा, शारदा एक्ट 1930, लॉर्ड इरविन, विवाह आयु लड़के की 18 वर्ष एवं लड़कियों के 14 वर्ष हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940, लॉर्ड लिनलिथगो, ये आपका डोमिनियन स्टेटस की स्वीकृति। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लॉर्ड लिनलिथगो, संविधान सभा अधिराज्यों की योजना। वेवेल मिशन 1945, लॉर्ड वेवेल, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण। कैबिनेट मिशन 1946, लॉर्ड वेवेल, संविधान सभा गठन का प्रस्ताव। माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, भारत विभाजन की योजना। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतनी सी बातें हो गई। आगे हम यहाँ पे फिर कुछ तथ्य दे रखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासन के अंतर्गत। इसके बाद भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पर उपाधियाँ हैं और व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिला सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की सेनाएं जब अंतिम दौर पर लड़ रहे थे उस समय। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी ने दिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली की महिलाएं। ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने उपाधि दिए। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा ने संबोधित किए थे। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को मिला है, किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके तहत में पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आंसर सिराज गोपालाचारी। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसका उपनाम ध्यान रखें राजा जी के नाम से जाने जाते थे, ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। उस समय ध्यान रखेंगे प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए स्वतंत्र भारत का तो वो सिराज गोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। और अब अगर ये पूछता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है आंसर। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, 1773 में के रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन समाप्ति की घोषणा और सरकारी खजानों का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? मतलब अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन रहा, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन रहे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त गवर्नर जनरलों में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। यह भारत के सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय थे। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का गठन किया। रेलवे का सर्वाधिक विकास इसी कार्यकाल में हुआ। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। लेकिन यहाँ जो गवर्नर जनरल दे रखा हुआ इनके अनुसार में सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन रहे। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक समय तक कौन सा वायसराय रहे सर्वाधिक समय तक, तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1858 में, सिपाही विद्रोह के बाद, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी 1858 में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव और सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, और यही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर भी बनेंगे। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उनका शासनकाल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा द्वारा और 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? तो इस समय का गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग, इसी ने पढ़े थे। तो इसमें देखिए क्या कहता है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया गया। ठीक है, यानी सिपाही विद्रोह के बाद सारी ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल गवर्नर जनरल बना रहा। इसे भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। उसने राजस्व एवं न्याय प्रशासन का पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। यही इनका कब्र है। ध्यान रखें दोस्तों कि ये दोबारा गवर्नर जनरल बन के आए थे 1805 को, तो आते ही इनकी मृत्यु हो जाता है उत्तर प्रदेश गाजीपुर में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? कंपनी का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिए ध्यान रखेंगे कंपनी नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन आधुनिक शिवाजी टर्मिनल से थाने के मध्य चलाई गई। इस रेल यात्रा के प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। रेलवे के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुक्त भूमि दी गई। उनके द्वारा लगाए गए पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार, चार्ल्स वुड का डिस्पैच उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे जो प्रथम बार चली उस समय गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ठीक है, तो वो आपका है लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना था। लॉर्ड ब्लेजली 1799 ईस्वी में मेहंदी हसन को तथा 1800 में जॉन मेलकम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पर था एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया। ठीक है, एक ऐसा वायसराय जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो अपना भ्रमण कर रहा था। ठीक है, उस समय एक दंडित अपराधियों ने मार दिया। ठीक है, वो लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बारे में ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी व्यक्ति शेर अली ने 1872 में अंडमान निकोबार में की गई। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 की स्थापना की गई एवं भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है, नियमित नहीं अनियमित रूप से प्रथम जनगणना 1872 में शुरुआत हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध, ध्यान रखेंगे, शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुगोली की संधि 1816 हुई और नेपाल द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती। इसका मतलब ये है कि गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल ये सब का सब नेपाल के पास था। ठीक है, बाद में से सौंपा गया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ठीक है, दास प्रथा को किसने समाप्त किया? ये क्वेश्चन है। लॉर्ड एलनबरो। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल 1842 से 44 में 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसे कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, यानी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 23 के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में आरंभ हुई। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एलिफिस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्राधान्यता त्यागने पर विवश किया। इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। आगे चल के कानपुर में इसी ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम यानी कहने मतलब प्रथम सिपाही विद्रोह में भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का अंग्रेज साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ठीक है, तो उस समय कौन थे? जेम्स आउट्रम। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दिया जेम्स आउटरम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1880-84 के बीच में ये गवर्नर बन के रहे। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन 1882 की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगरपालिकाओं का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित किया गया। और इनके शासनकाल में दो बातें और ध्यान रखेंगे, नियमित जनगणना। ठीक है, नियमित जनगणना ध्यान रखेंगे, इन्हीं के समय में शुरू हुआ और वो प्रत्येक 10 साल में जनगणना हो रही है। 1881 में शुरू किया गया था। साथ ही साथ इसके समय में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इल्बर्ट बिल के बारे में। ठीक है, जो इसी की वजह से इसे त्यागपत्र भी देना पड़ा अपने गवर्नर पद से। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया? ठीक है, लगाया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी था। इसने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसने पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखें, धारा 17 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर ने सबसे पहले सहायक संधि इसे स्वीकार किया 1798 में, और इसके बाद मैसूर 1799 में। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली 1898 से 1805 1798 से 1805 कंपनी की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी वे रियासत ब्रिटिश मध्यस्थता के बिना अपनी विदेशी और सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले हुआ कब था? ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर आपके पास है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देख नीचे लिखा हुआ सारी बातें। लॉर्ड हार्डिंग 1910 में भारत का वायसराय बने। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में जॉर्ज पंचम आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही साथ बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा इसी दिल्ली दरबार में किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में पारित हुआ था? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में वर्ष 1899 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, 1901 में सर कोलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम 1902 पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है,
देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में बसिन की संधि संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपया अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, तो द्विशासन प्रणाली ध्यान रखेंगे शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें इसका पूरा डिस्क्राइब। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई संधि के तहत कंपनी को 1765 में, ये संधि कब हुई थी ध्यान रखेंगे, 12 अगस्त 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। द्वैत शासन का जनक लियोनेल कार्टिस, ध्यान रखेंगे लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। वेल्लोर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर की संधि तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ। गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ। यह भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इस समय वेल्लोर का शासक लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारतीय सैनिक ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरोध ये विद्रोह कर दिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये आंसर ध्यान रखेंगे, ये दरोगा का। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी की शानो शौकत, कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। इसकी नियुक्ति एवं इसका पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दरोगा की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो किसके समय में प्रमुख विस्तार हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 में संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इस समय का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय केंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? वित्तीय केंद्रीकरण, ठीक है, तो वो है लॉर्ड मेयो। इसके बारे में देखिए नीचे लिखा हुआ है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था। इसने प्रांतीय सरकारों को अपने स्थानीय वित्त एवं कार्यों के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जिम्मेदार बनाने का पहल व्यवस्थित प्रयास किया तथा उन्होंने प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इनका आंसर आपको पहले से पता है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने का आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाओं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। और अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एडनबरो अवध का विलय, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध,
सर जॉन शो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो कह रहा है सुमेलित है, सुमेलित सिर्फ सी है, बाकी नहीं है। देखिए इसको यहाँ पर सुमेलित करके दिया हुआ है। लॉर्ड एडनबरो सिंध का ब्रिटिश राज्य में अगस्त 1843 ईस्वी में विलय किया। लॉर्ड डलहौजी कुप्रशासन या कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। इसके बाद लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये था, ध्यान रखेंगे दूसरा वीडियो, ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। आज हम यहीं रुकते हैं और कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।